हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल करेंगे। अब स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको बताऊं कि आज की क्लास में सबसे पहले तो हम सिर्फ इस चैप्टर को जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और समझेंगे पॉलिनोमियल क्या है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास में पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आएगा। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पर यही सेम 9th क्लास का जो पार्ट है उसको मर्ज कर दिया जाएगा और उसको आगे यानी कि एक्सटेंशन पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे और क्वेश्चन सिर्फ जब ही निकलेंगे जब आप उसे ढंग से एक एक टर्म्स, एक एक नाम, एक एक वर्ड के बारे में आप जानें, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे निकाला जाए। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को रट ही रहे होंगे कि इस तरीके से करते हैं और सारे क्वेश्चन वैसे ही करते चले जाएंगे। तो आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, फिर उसके बाद आपको क्या समझना है जब इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे तो उसके बाद ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर। ये टॉपिक वाइज आपको एक्सरसाइज दे रखी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज पॉलिनोमियल, हमारा पहला टॉपिक होगा। और इसमें ऑफ कोर्स हर टॉपिक के बारे में ये जानना जरूरी है कि जो वो वर्ड है वो क्या है, वो वर्ड उस टॉपिक को कैसे रिलेट कर रहा है। तो पहले तो हम ये जान लेंगे, ये आज ही फिनिश कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है इसके लिए आप, ये बहुत बड़ा होगा लेकिन आज हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर इसकी एक्सरसाइज में जब इसे हम यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर इसे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। देखिए, सॉल्यूशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अगली क्लासेस में और इस क्लास में भी, ये सॉल्यूशन के लिए ही हम सारी भागदौड़ करेंगे, ये सॉल्यूशन ही निकालना चाहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आपने जरूर ये पढ़ा होगा, ये टर्म्स आपने जरूर 8 तक पढ़ी होगी और जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है वो यहां देख ले कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर। ये आपने नॉर्मल, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर में आपने पढ़ा होगा। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि पॉलिनोमियल में इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। अब ये जो फैक्टराइजेशन है इसको सिर्फ बहुत छोटा, बहुत कम दिया है 9th क्लास में, लेकिन हाँ इंट्रोड्यूस कर दिया कि फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, फिर उसके अगली क्लासेस में जब जाओगे इसी पार्ट को आगे मर्ज कर दिया जाएगा, इसे कहा जाएगा एक्सटेंशन पार्ट। ठीक है ना, यानी कि आप इतना तो पढ़ के आए हैं, आगे भी पढ़िए, तो इसे जानना जरूरी है यहां पर। उसके बाद लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपने उसकी शुरुआत पिछली क्लासेस में कर दी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेसिक आइडेंटिटीज आपने सीखी है। इस क्लास में आप और आइडेंटिटीज भी सीखेंगे और उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पे बनाते हैं, ये सीखेंगे। तो ये हम 1 बाय 1 कवर करेंगे और आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इसे कवर कर रहे होंगे, लेकिन आज की क्लास में तो सिर्फ पॉलिनोमियल से हमें इंट्रोड्यूस होना है। तो समझते हैं कि क्या है पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल ये ग्रीक वर्ड है। पहली बात तो आपको मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो आपको ग्रीक नहीं आती, ना मुझे ग्रीक आती, तो उसके वर्ड को हम इंग्लिश में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज उसे हम उसी में, जैसा है वो वर्ड, उसी में याद कर लेते हैं। तो देखिए, पॉली जो वर्ड है, पॉली, इसको अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी। ओके, और हिंदी में देखूं तो हिंदी में, हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है बहु, जो बहुत से बना है, बहुत से बहु बना है। ठीक है ना, इसका पहले 2 वर्ड ले लिए और क्या हो गया यहाँ पर 2 लेटर लेके बहु। ओके, उसके बाद अगर मैं कहूं नॉमियल, नॉमियल, तो नॉमियल का मतलब होता है इंग्लिश में टर्म्स और यहां पर हिंदी में होता है पद।
बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है कि आपने आपने किसी ग्रीक लैंग्वेज के किसी वर्ड को इंग्लिश में भी आप जानते हैं, क्योंकि हम जनरली हमारी जो एजुकेशनल लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, इंग्लिश है, और हमारी मदर टंग अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं तो वो हिंदी है। तो हम हिंदी में चीजें बहुत आसान से कनेक्ट कर पाते हैं। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं या जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसकी जो बेसिक जो हम कहते हैं, इसकी ग्राउंडिंग कहें तो मदर टंग हमारी हिंदी है, तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको, तो हिंदी में चीजें जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। इंग्लिश एजुकेशनल लैंग्वेज है, इसमें भी कनेक्ट हो जाती है, बट ये तो ग्रीक लैंग्वेज है, इसे तो हम जानते ही नहीं, तो इसलिए आप इस पर जाएंगे भी नहीं। आप अप्रोचेबल होंगे इंग्लिश या हिंदी के लिए, ना कि ग्रीक के लिए। ग्रीक का एक वर्ड है, बस उसे वर्ड तक ही रखें। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, बहुपद हिंदी में बोलते हैं और मैनी टर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ग्रीक लैंग्वेज में पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के बारे में पता लगा कि हाँ ये इस टाइप का एक मीनिंग है इसका, कि बहुत सारी टर्म्स होंगी, बस ये मीनिंग है, ठीक है ना। अब कैसी टर्म्स होंगी सर, ये बताइए। तो देखो कैटेगरी करी है। अब कैटेगरी कैसे करी है इन्होंने, जैसे मैंने कहा 4 + 2, तो आपने कहा सर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसे कहेंगे एक टर्म और इसे कहेंगे एक दूसरी टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। और मैंने कहा कि 4 + 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। तो आप कहेंगे सर यहां तो ये पॉलिनोमियल था, यहां तो पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा आपको, यहां तो एक ही टर्म बन गई। इसका मतलब सेम काइंड ऑफ वर्ड्स या सेम काइंड ऑफ नंबर्स मिलकर पॉलिनोमियल तो नहीं बनाते। हाँ मोनोमियल ये हो सकता है, बट पॉलिनोमियल तो नहीं बनाते। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं मैनी टर्म्स या पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग काइंड्स की टर्म्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक ले लिया मैंने ए, एक ले लिया मैंने 2। अब देखिए जरा, एक ले लिया ए, एक ले लिया 2, ये टर्म्स अलग है, ये टर्म्स अलग है। क्या इसे जोड़ के यहां पर कोई रिजल्ट लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये 2 टर्म्स आपके सामने हो गई। यस, ये पॉलिनोमियल का एक हिस्सा बनता चला जाएगा। ऐसे ही 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, ऐसे ही 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, ऐसे ही 5 टर्म्स भी हो सकती हैं। तो अलग अलग टर्म्स जिनका हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या एक कॉम्बिनेशन में नहीं रख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आती है बात? छोटी सी बात थी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पॉलिनोमियल में क्या क्या होगा, पॉलिनोमियल किस किस कॉन्सेप्ट का होगा। ये तो हमने पढ़ा व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने जान लिया। इतना जान लिया जितना आपको अभी जरूरत है, आगे और बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स हैं उसकी बात करेंगे एक एक करके। देखिए एक नाम आता है लीनियर, एक नाम आता है लीनियर, एक आता है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, और तीसरा नाम आता है क्यूबिक। हम इसको ध्यान से समझेंगे। क्या? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, 3 नाम आते हैं। एक नाम आता है हमारे पास मोनोमियल, या मोनो कह सकते हो, मोनोमियल। एक दूसरा नाम आता है हमारे पास बायनोमियल, और एक तीसरा नाम आता है ट्राइनोमियल। ओके, यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 नाम है। उसके बाद मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ये भी 3 नाम है। समझना, बहुत ध्यान से समझना, और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ नाम है, आपको नाम से डील करना पड़ेगा ना, वो नाम याद रखना। अच्छा, एक नाम आता है वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म, यानी कि एक टर्म होगी, 2 टर्म्स होगी और 3 टर्म्स होगी, ठीक है। अब इसके अलावा भी क्या होगा, इसको समझने से पहले इसे देख। देखिए अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल की, तो पॉली का मतलब तो बहुत होता है, लेकिन बहुत तक जाने से पहले हमें 1, 2, 3 तो समझना होगा। तो एक टर्म को क्या बोलते हैं, एक टर्म को हम अगर बोले कि अगर मैं एक टर्म से आपको बताना चाहता हूं तो इसके एग्जांपल क्या होंगे। जैसे मैंने लिखा x में सिर्फ एक ही टर्म है। जैसे मैंने लिखा 2, एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। जैसे मैंने लिखा यहां पर 4, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है ना। या फिर मैं इसको अलग ले लेता हूं, y लिख देता हूं।
यानी कि ऐसी बहुत सारी टर्म्स अकेली टर्म्स है, एक ही टर्म्स है। दो टर्म्स की बात हो रही है तो दो टर्म्स में क्या होगा, जैसे कि x प्लस वन, x प्लस वन में दो टर्म्स है, देखो ना, एक टर्म और दो टर्म, दो अलग अलग टर्म्स है। जैसे कि मैंने बोला p प्लस क्यू, p प्लस क्यू के अंदर दो टर्म्स है। जैसे कि मैंने बोला a प्लस या a स्क्वायर प्लस वन, तो इसके अंदर भी दो टर्म्स है। आपको समझ में आती है? अब बात कर लेते हैं हम इधर, इधर भी बात कर सकता हूं। इधर मैं एक और टर्म्स का एग्जांपल लिख लेता हूं। वो टर्म्स है हमारे पास z का स्क्वायर या z का क्यूब लिख लेते हैं, z का क्यूब है ना। इधर एक एग्जांपल और लिख लिया मैंने। अच्छा, यहां पर आपने क्या समझा, एक टर्म, ये कंप्लीट एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दो दो टर्म्स है, देखो एक दो एक दो एक दो, ऐसे तीन टर्म्स की बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड बोल सकता हूं, या फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी बोल सकता हूं। ऐसे तीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं तो ये तीन टर्म्स आपके सामने है। ओके, बात भी समझ में आती है, क्लियर भी हो गई। लेकिन यहां पर जब वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म देखते हैं तो इसमें मुझे दो नाम और दिखते हैं, दो स्पेसिफिक नाम दिखते हैं। उस नाम को मैं जरूर लिखूंगा। एक नाम आता है वेरिएबल का और दूसरा नाम आता है कांस्टेंट का। अब आपको पहले ही दो वर्ड समझने होंगे कि कौन होता है वेरिएबल और कौन होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल कौन होता है, साथ में इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। तो देखो, नाम को समझना है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है, यानी कि जो नहीं बदलता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल मतलब कि जो बदलता रहता है। बड़ा आसान है ना, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा, और वेरिएबल मतलब जो बदलता रहेगा, वेरिएबल। कहते हैं ना, तुम्हारा नेचर तो बड़ा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ कहते हो, और कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, सर्टेन। चलो अब इसके बारे में समझते हैं मैथ्स में ये क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात कहता हूं कि कोई क्वेश्चन आपके सामने है और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया 4। क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। तो ये जो 4 है ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। आपने सॉल्व किया और आंसर निकाला, 4 आया, कांस्टेंट है क्योंकि ये बदल नहीं सकता। ये 4 की जगह आप कहोगे सर 3 ले लेते हैं, 4 की जगह 4.1 ले लेते हैं, 4 की जगह हम 2 ले लेते हैं, तो नहीं ले सकते क्योंकि ये फिक्स है कि यही होगा। अच्छा, अब हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया x प्लस 1, आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर x प्लस 1 मेरा आंसर है, और अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने x प्लस 1 निकाला है तो अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूं तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पर 3 रख दूं तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे x बदलता रहेगा मेरा ये आंसर भी बदलता रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। कभी कभी आपने सुना होगा कि आपसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब किसी क्वेश्चन में तो x की वैल्यू कुछ और होगी, किसी दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x जो है ना, वहां पर कोई संख्या तो है बट पता नहीं क्या है, और वो डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज आएंगी, ऐसा भी हो सकता है x बराबर 1, x बराबर 2 या 3 वैल्यू आ गई। अब कहोगे सर क्वेश्चन तो एक ही था और उसमें दो अलग अलग वैल्यूज आ गई x की, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल है। तो देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क समझिए। वेरिएबल जो है वो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट से, जो लेटर्स है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल वो होता है, वो मैथ्स कैसे हो सकती है, वो तो इंग्लिश है। आपको क्या सर जी एक्स जो है वो तो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है, बिल्कुल लेटर है, मैं मना कब कर रहा हूं, लेकिन ये वेरिएबल की तरह हम यूज कर रहे हैं इन मैथमेटिक्स। है तो इंग्लिश लेटर, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसकी जगह पर क्या आएगा, तो हम क्या यूज करते हैं, हम उसकी जगह कोई एक ऐसा लेटर ले लेते हैं। और जनरली तो हम इंग्लिश से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इंग्लिश से लेते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये सब भी तो वेरिएबल ग्रीक लेटर्स हैं ये सारे के सारे, और ये सभी लेटर्स एज अ वेरिएबल यूज किए जाते हैं। तो वेरिएबल आपको समझ में आया क्या होता है? अच्छा, जनरली आपकी क्लास में अगर मैं आपसे सीधे शब्द में पूछूं व्हाट इज वेरिएबल, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल लाइक एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा कॉल्ड वेरिएबल। ओके, देन मैंने पूछा व्हाट इज कांस्टेंट, आप कहेंगे सर लाइक
2 3 एंड सो ऑन टू एक्सेट्रा, या 2 3 4 एक्सेट्रा कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन जब आप ये कांस्टेंट देखते हो ए बी एंड सो ऑन, ऐसे कुछ कांस्टेंट देखते हो, तो आप कहोगे सर अब तो कंफ्यूजन हो गई। आपने कहा कि कोई भी इंग्लिश लेटर ले लेते हैं, जब हम इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर लेते हैं तो वो वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 2 3 की, यानी कि ऐसी फिक्स रिजिड वैल्यू की, तो उसे कांस्टेंट बोला जाएगा। लेकिन सर अभी अभी तो आपकी बात झूठी साबित हो गई। एक जगह पर मैंने लिखा हुआ देखा, ए जो है एज अ कांस्टेंट यूज किया गया। तो मैं बता देता हूं, देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के भी प्रकार हो गए। क्या होते हैं ये प्रकार, मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको किसी के बारे में पता है आंसर कि क्या आएगा, तो आप उसे लिखेंगे कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, ये वाला कांस्टेंट। क्या आपको पता है कि इसका आंसर 4 आएगा, किसी का आंसर 10 आएगा, किसी का आंसर 50 आएगा, पता है, तो उसे कहेंगे फिक्स्ड कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई कांस्टेंट क्या आएगा, यानी कि आंसर आएगा ये तो पता है, लेकिन आएगा क्या ये नहीं पता आपको, तो उसकी जगह कोई तो संख्या रखनी पड़ेगी। अब मैंने कहा कि यार मैं मान लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर लेट द कांस्टेंट इज 3। आपको कैसे लेट कैसे कर सकते हो, 3 इज अ रिजिड वैल्यू, ये तो हम सर्टेन वैल्यू है, ये तो हम जानते हैं कि 3 तो 3 रहेगा। अब लास्ट में इसका आंसर आने के बाद 10 आ गया, तो आप कहोगे 3 10 कैसे हो गया सर? तो आप कहोगे सर कि जब अगर ऐसे कांस्टेंट की जरूरत है जिसके बारे में अभी पता तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये फिक्स वैल्यू है, ये बदलेगी नहीं, ये वेरिएबल का पार्ट नहीं है, तो हम उसे भी तो कुछ सिंबल देंगे, कोई सिंबॉलिक फॉर्म होगी, तो वो सिंबॉलिक फॉर्म होगी हमारे पास, जैसे कि मैंने लिख लिया a, एंड द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन वी फाइंड a इज इक्वल टू 10। तो हमें समझ में आ गया कि भाई a जो है वो एक कांस्टेंट लिया गया था और उसकी बाद में वैल्यू आ गई थी। ठीक है, यानी कि वेरिएबल एक्स वाई जेड लाइक ऐसे भी होते हैं। अच्छा, इसमें एबीसी भी हो सकता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें वेरिएबल में एबीसी होगा ही नहीं, एबीसी नहीं होगा, नहीं। अगर ऐसा है कि यहां पर एबीसी लिखा है तो पेपर में और क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है, ये मेंशन होगा, याद रखिएगा। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिहेवियर से हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज कांस्टेंट होती है और क्या चीज। जैसे मैं एक सिंपल सा बिहेवियर बताता हूं, आपने जनरली लीनियर की बात समझ लेते हैं। लीनियर में लिखा है ax प्लस का b, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें a एक कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है और x जो है एक वेरिएबल है। आप हायर क्लास में जाओगे, आप कहोगे सर जी वहां पर लिखा है pt प्लस का q, आप कहेंगे सर जी अब क्या pt q, अब कैसे मानेंगे? तो मैं बता देता हूं कि यहां पर p कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और t वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है और लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर एक फॉर्म होती है, वो फॉर्म आपके सामने है। तो ये बिहेवियर से पता लगता है कि t डिफरेंट सा है, तो इसलिए इसे हमने कह दिया वेरिएबल, और p और q एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये हो गए दोनों के दोनों कांस्टेंट। तो इस कंफ्यूजन में मत आइएगा, अभी फिलहाल हम इसकी बात भी नहीं कर रहे। आपको जो भी आपके स्टैंडर्ड पे दिया होगा वो पता होगा, वो लिखा होगा उसमें साफ साफ, ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होगा। चलो, दो नाम आ गए, ये दो नाम क्यों बताया मैंने? तो देखो, जब मैं वन टर्म की बात कर रहा था, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ऐसे करते करते बहुत सारी टर्म, मैनी टर्म्स, तो मैनी टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का ही तो हिस्सा है। पॉलिनोमियल अगर एक आदमी है तो ये उसका बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सबसे बड़ा हुआ, तो इतना बड़ा बन गया। तो इसे जानने से पहले इसको जानना जरूरी था। तो मैंने आपको बताया x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक टर्म का पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल का पार्ट कहेंगे, ये पॉलिनोमियल के अंडर में आता है, ठीक है ना? उसके बाद ये भी आपका वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म। लेकिन आप गौर से देखोगे तो इन वन टर्म के अंदर ना एक चीज है, कुछ तो वेरिएबल बन रहे हैं और कुछ कांस्टेंट बन रहे हैं और कुछ वेरिएबल कांस्टेंट भी बनेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर अगर 2 लिख दिया, ये 2 है तो 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है ना, मल्टीप्लाई में दे रखा है। एक टर्म बन गई, टर्म एक है, ये है एक टर्म और ये है दूसरी टर्म, एक और एक दो टर्म। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिल गया तो बन गया वेरिएबल, ठीक है ना? उसके बाद ये कांस्टेंट दे रखा है, कंप्लीट कांस्टेंट है ना, फिर उसके बाद ये वेरिएबल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट भी है और सिर्फ वेरिएबल भी है, सिर्फ कांस्टेंट भी है, ठीक है? ये दो नाम आ गए। अब बात करते हैं मोनोमियल की।
मोनोमियल क्या होता है? मोनो का मतलब होता है, ये भी ग्रीक है ना, मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन। तो बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई। और नोमियल का मतलब मैंने बताया था, क्या था? टर्म्स, है ना। तो एक टर्म को मोनोमियल कहते हैं। बात समझ में आती है? एक टर्म को मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म को बायनोमियल कहते हैं, और तीन टर्म को ट्राइनोमियल कहते हैं। यानी कि ये हुआ कि अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए मोनोमियल, तो आपको समझ में आ गया कि सर उसका मतलब होता है एक टर्म। अब एक टर्म होती है तो कैसे कैसे हो सकती है, तो मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूं आपको। देखो ये मेरे सामने लिखा है x की पावर 9, दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल, क्योंकि टर्म तो एक ही है ना। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 3y, दिस इज मोनोमियल। आप कहेंगे कैसे सर? तो ये दो टर्म नहीं कंसीडर की जा रही है, कंप्लीट एक टर्म है। मल्टीप्लाई के केस में आपको कंप्लीट एक टर्म मिलेगी, ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, एंड y इज कॉल्ड द वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन टर्म कितनी है? एक टर्म है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं xy, तो अनदर वेरिएबल और वेरिएबल, बट टर्म्स कितनी है? टर्म्स एक है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चार एक मोनोमियल है, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके? मोनोमियल के। तो जैसे मोनोमियल के एग्जांपल्स हैं, इसी तरीके से बायनोमियल के भी एग्जांपल होंगे। तो बाय का मतलब ही दो होता है, तो आप खुद से नहीं निकाल सकते। अभी जैसे इसके एग्जांपल्स मैंने बताए, इसके एग्जांपल्स भी समझिए। जैसे कि बायनोमियल की बात करें तो ये रहा a प्लस बी, दिस इज अ बायनोमियल, ये आपके सामने बायनोमियल है। जैसे कि अगर मैं कहूं बायनोमियल, तो ये हो गया x की पावर 2 प्लस 1, दिस इज अनदर बायनोमियल। जैसे कि मैं कहूं x की पावर 3 प्लस y की पावर 2, दिस इज अनदर बायनोमियल। तो ऐसे तो बहुत सारे बायनोमियल्स होते हैं। तो बायनोमियल्स की कंडीशंस में क्या होता है, यहां जनरली तो प्लस दिखेगा, अदरवाइज आप माइनस भी देख सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि y माइनस का p, तो दिस इज आल्सो द बायनोमियल। तो यानी कि प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो बीच में, और दो अलग अलग टर्म्स को कैटेगरी बना रखी हो, दो टर्म्स कहते हैं इसे, तो उसे हम बायनोमियल भी बोल सकते हैं, टू टर्म्स भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, आगे है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? तीन टर्म्स होगी। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो बहुत आसान है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं बात करूं ट्राइनोमियल की, a की पावर 4 प्लस b की पावर 1, या फिर b लिख देते हैं, या फिर z, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, या फिर मैं लिख लेता हूं 1 प्लस का 2 प्लस का 3। आपका आंसर ये भी ट्राइनोमियल है क्या? ये ट्राइनोमियल है क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 ट्राइनोमियल है क्या? नहीं है। समझो यार बात को, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 कहां से ट्राइनोमियल हो गया? ये तो एक ही संख्या है। सेम काइंड ऑफ नंबर्स, सेम काइंड ऑफ नंबर्स कैसे हो जाएंगे, उसकी टर्म्स कैसे डिफाइन कर देंगे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं, 6 के साथ मैं x प्लस का y लिख देता हूं, दिस इज ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, एक दो तीन। अगर मैं कहूं आपसे 2 प्लस एक्स प्लस एक्स, अब क्या ये ट्राइनोमियल है? x प्लस एक्स लिख लेते हैं, नहीं है भाई। भाई 2 एक टर्म है, और x प्लस एक्स जुड़ के 2x बन जाता है। इसका मतलब ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक ही तो टर्म्स है। तो इसका मतलब ये तो बायनोमियल का पार्ट हो गया। 2 प्लस 2x, एक टर्म, ये तो बायनोमियल का पार्ट हो गया। तो इसे तो यहां लिखना भी नहीं बनता, तो इसे नहीं लिखेंगे। तो याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में यूं ही कैजुअली सोच लें कि सब तो बड़ी आसान सी चीज बता रहे हैं, एक टर्म्स ये होती है, दूसरी होती है, दो और तीन टर्म्स नहीं। कोई भी चीज जब तक आसान नहीं होगी, जब तक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारे एग्जांपल्स आपको वो बेसिक सिखाने की, नाम से फैमिलियर करने की। कई सारे स्टूडेंट्स को नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो वन टर्म को और मोनोमियल को दो अलग अलग बातें समझते हैं, जिसमें कि दोनों सेम है। ऐसे ही टू टर्म्स और बायनोमियल, थ्री टर्म्स और ट्राइनोमियल। फिर उसके बाद ये डिफरेंस नहीं बता पाते कि ये क्या है। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। देखो एक नाम आता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट। अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो कॉफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक, ओके। और गुणांक का मतलब गुणा करने वाला अंक।
गुणा करने वाला अंक, या फिर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, गुणा और अंक। ओके, संधि विच्छेद कर लो। तो आपको समझ में आया कि यहां पर गुणांक हिंदी में होता है, उसका शब्दार्थ, जो उस शब्द का अर्थ है वो मैं बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं, मैं बता देता हूं, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको जब मैंने गुणांक बोला था तो आप कभी भी ये नहीं सोच रहे होंगे कि सर जोड़ने की बात कर रहे हैं, सर माइनस की बात कर रहे हैं, जिसमें कि कभी ये शब्द आपने ना भी सुना हो। अगर आपने ये शब्द गुणांक नहीं भी सुना होगा तब भी गुणांक नाम लेते ही आपने कहा कुछ गुणा से रिलेटेड है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको गुणा का अर्थ पता है, नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपने बचपन से ही मल्टीप्लिकेशन सीखा है, गुणा ही नहीं पता आपको। वैसे जोड़ घटा गुणा भाग हमारे घर में नॉर्मली बोला जाता है, तो गुणा का अर्थ तो आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आपको ये शब्द के बारे में पता है तो इसको एक्सप्लेन करके दिमाग में एक चीज आ गई, सर गुणा करने वाला अंक या गुणा करने वाला नंबर जो है गुणांक कहलाता है। अच्छा, कोफिशिएंट को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा ये किस लैंग्वेज से आया है, लैटिन से आया है या कोई जर्मन लैंग्वेज से आया है या फिर क्या नाम है ग्रीक से आया है, मैंने इस पर स्टडी नहीं करी। हर वर्ड पर मैंने स्टडी नहीं करी, जितना बुक्स के अंदर लिखा है हम उतना बता पाएंगे कि वर्ड्स के बारे में। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें, हम स्टडी करते हैं मैथ्स के ट्रीटमेंट पर, हम वर्ड्स यानी लैंग्वेज पर स्टडी नहीं करते। हाँ, जानते हैं कि कहां से आता है। तो फिलहाल ये वर्ड को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है ना, जैसे कॉफी, सीएंट। हालांकि इसका भी डेफिनेशन, इसका भी ऐसे डिस्क्रिप्शन होगा, बस मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर वर्ड को अगर आप दूसरे लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग में या फिर आपकी एजुकेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में जानना चाहते हैं और जान पाते हैं तो जरूर जानें। और अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके स्टैंडर्ड में, आपकी क्लास में नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बिहेवियर से उसको जानें। तो हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी नाम को हम उसके बिहेवियर से जानते हैं। और मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि जिसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसे वहां से भी बताया जा सके। तो अब आपको कॉफिशिएंट ना एक टर्म नहीं लगेगी, अब कॉफिशिएंट आपको पता है गुणा करने वाला अंक। ठीक है, अब इसको हम यूटिलाइज करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने लिखा 3x, सिंपल 3x लिख दिया, 3x। अब मैंने कहा व्हाट इज कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट को ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगा ना, COEFF, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ x? तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? आपने कहा कि सर मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ गुणा कौन कर रहा है? x के साथ गुणा कौन कर रहा है भाई? x के साथ तो 3 गुणा कर रहा है। देखो ये लिखा हुआ है ना, 3 गुणा x, इसी तो कहते हैं ना गुणा का निशान लगा लो ऐसे। तो इसका मतलब x के साथ 3 गुणा कर रहा है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x इज 3। कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3। बात क्लियर है? अब मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ 3 इन दिस पॉलिनोमियल। आप कहेंगे सर x का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 का कॉफिशिएंट x नहीं दिख रहा। भाई जब x के साथ 3 की गुणा हो रही है तो 3 के साथ x की गुणा क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है बिल्कुल, और हो भी रही है। तो आप लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ 3 इज इक्वल टू x। बात क्लियर भी हो रही है, समझ में भी आ रही है। अब कॉफिशिएंट वर्ड जब भी आएगा तो आपको याद रखना है, जिसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है x का, 3 का पूछ रहा है तो 3 नहीं आना चाहिए आंसर। x का पूछ रहा है तो x नहीं आना चाहिए, कि भाई जो चीज का पूछ रहा है उसके साथ गुणा करने वाली संख्या नहीं। ठीक है, ओके, बात क्लियर हुई, समझ में। थोड़ा सा रफ कर देता हूं और वेरिएबल को भी रफ कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं कॉफिशिएंट की बात समझा रहा हूं, फिर मैं लेके जाऊंगा लीनियर के पास। लीनियर, पहले मैं कॉफिशिएंट समझा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि एक संख्या लिखी हुई है और वो है 4x प्लस का 1, 4x प्लस का 1। अब देखो इसमें एक वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल? वेरिएबल x है, वेरिएबल, ठीक है ना? ओके, उसके बाद अच्छा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं लिखा ना अभी मैंने, वो भी लिखा, वेरिएबल x है। अच्छा, उस वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? 1 है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब इसमें वेरिएबल कौन है भाई? वेरिएबल कौन है इसमें? वेरिएबल है x, वेरिएबल x, और ये भी x वेरिएबल ही कहलाएगा। और बाकी के कांस्टेंट है, देखो 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूं 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 और x क्यूब कर देते हैं, x क्यूब x² और 5x प्लस का 6, ऐसी सिंपल संख्या। अब इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल वेरिएबल तो आपने कहा सर वेरिएबल इसमें सब में x है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल, और ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। ध्यान से समझना। अब मैं कोफिशिएंट की बात करूं, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? इस वाले में, पहले वाले में आप कहेंगे सर पहले वाले में x का कोफिशिएंट 4, यानी इस पूरे में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप कहेंगे सर 4 है, बहुत सिंपल है, समझ में भी तो आ गया। अगर मैं पूछूं इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कहेंगे सर 4 है ना, ये दिख रहा है ना 4, ये दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा हूं उसके साथ वाली संख्या बता रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप x² के साथ वाली संख्या देखेंगे जो कि 2 दिख रही है। और अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कहेंगे 3, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 और कोफिशिएंट ऑफ x, ये इत्तेफाक से 4 ही हो गया, यहां पर 6 लिख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा सब जगह कोफिशिएंट ऑफ x 4 ही होता है, ठीक है। कोफिशिएंट से हमने डील कर लिया, हमें समझ में भी आ गया कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो है इस टाइप की सिचुएशन बना रखी है, उससे बना। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा 3xy व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? व्हाट इज द कोफिशिएंट? आपने अभी तक जो सिचुएशन देखी है उससे ये अंदाजा लगाया कि अगर इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आगे वाली संख्या, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आगे वाली संख्या, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आगे वाली संख्या, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आगे वाली संख्या। तो यानी कि अगर कोई बच्चे को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी वर्ड का अर्थ पता है, अगर उसका मीनिंग पता है आपको, तो आप उसे जाने समझे उसके मीनिंग से, और अगर नहीं पता तो दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में जाकर उसका मीनिंग समझे, लेकिन मीनिंग समझे, उसको ट्रांसलेट ना करें। देखो जनरली स्टूडेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है, अगर मैं उनसे पूछूं व्हाट इज पॉलिनोमियल, वो कहेंगे सर बहुपद। ये मीनिंग कहां होगा? ये तो ट्रांसलेशन होगा। मीनिंग और ट्रांसलेशन में डिफरेंस है, याद रखिएगा, मीनिंग में और ट्रांसलेशन में डिफरेंस है। मेरे को बहुपद भी समझ में नहीं आता और मुझे पॉलिनोमियल भी समझ में नहीं आता, मुझे उसका मीनिंग चाहिए। मीनिंग मतलब एक्सप्लेनेशन। अच्छा, उस भाषा में मैं उसे मीनिंग बोल रहा हूं जो भाषा हमारी मदर टंग है। तो जनरली हम वर्ड को मीनिंग से ना समझ के हम उसका हिंदी बता देते हैं और उसे मीनिंग कह देते हैं, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। तो जनरली बच्चे उसे कनेक्ट भी कर जाते हैं, लेकिन सारे वर्ड कनेक्ट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि मीनिंग समझना जरूरी है। अगर आप मीनिंग नहीं समझे तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज ये मैं इसके गुणा, इसे लिखता कोफिशिएंट और इसे कहते हैं गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे कोफिशिएंट और हिंदी में कहेंगे गुणांक, लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग तो ये है, या फिर ये लिखना गुणा करने वाला अंक या गुणा करने वाला नंबर। अब अगर आपको यह पता लगा कि कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके साथ जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है उन सबको लिखना है, तो इसका आंसर आप 3 नहीं देंगे, अदरवाइज आप इसका आंसर 3 दे देते हैं। आपको पता है क्या x के साथ क्या संख्या लिख रही है आगे, क्योंकि आपने इसी बिहेवियर से सीखा है कि आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या, और आगे वाली संख्या को कोएफिशिएंट कहते हैं, तो आप भी इसकी आगे वाली संख्या ही लिखते, और वो भी आगे कौन सा लिखा हुआ है? कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में तो ये रहता, कई बच्चे अपना परसेप्शन निकाल लेते हैं कि कांस्टेंट को कहते हैं, जो कि गलत है। कांस्टेंट को नहीं कहते हैं, कोएफिशिएंट का मतलब जो भी मल्टीप्लाई में है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि x के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है? x के साथ देखो लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है और राइट साइड में y मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3y होगा। ये बात याद रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3x होगा। तो कोएफिशिएंट का अब आपको मतलब समझ में आ गया, बात भी क्लियर हो। अब यही जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इसको समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल के पास चलते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, लीनियर का मतलब भी एक होता है, बाय का मतलब 2 होता है, क्वाड का मतलब भी 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, क्यूबिक का मतलब भी 3 होता है। कंफ्यूजन है भाई? अब कंफ्यूजन है। मोनो और वन टर्म तो एक जैसी चीज थी, तो क्या ये भी एक ही है? नहीं,
इसमें और इसमें फर्क है। अब क्या फर्क है वो समझिए। जब हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, और आप पॉलिनोमियल के आप यूज टू होते चले जाएंगे, तो मैं नाम ले सकता हूं डायरेक्ट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है, टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। टर्म्स दो हैं इसमें, कितनी टर्म्स है? एक टर्म, दो टर्म। फिर मैं बोलूंगा 4 और x एक टर्म कंसीडर की जाएगी और एक अलग टर्म्स कंसीडर। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है 4x + 1 जो है ये कितनी टर्म्स का है? 2 टर्म्स, है ना। दो इसके पद दे रखे हैं आपको। और उसके बाद आपको ये अगर कहूं तो बाइनोमियल है। क्या है ये? बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है। अगर मैं बाइनोमियल बोलूं, दोनों एक ही बात होती है ना, टू टर्म्स बोल रहे हैं बाइनोमियल। अब देखो ये जो बाइनोमियल है या क्या नाम है, टू टर्म्स है, इसमें एक चीज और है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस टर्म, दिस पॉलिनोमियल? आपके पास इसमें वेरिएबल है टोटल एक वेरिएबल, सिर्फ x ही वेरिएबल है इसमें। अगर मैं इसमें वेरिएबल काउंट करूं, वेरिएबल, तो वेरिएबल होगा x। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, कांस्टेंट, तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट 4 भी है और 1 भी है, दोनों चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल तो x है ना, यानी एक वेरिएबल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल आपका मतलब ये हुआ कि उसमें वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही वेरिएबल है। अच्छा, दूसरे में कितने वेरिएबल है जरा देख के बताओ। 2x², मैं दिखा देता हूं आपको साफ करके यहाँ पे, 2x² + 4x + 5, इसमें कितने वेरिएबल है? आपको मैंने यहां बताया था वेरिएबल, यहां नीचे ये x, ये x। तो भैया x तो पूरे क्वेश्चन में एक ही है ना, सिर्फ x, दूसरा कोई वेरिएबल थोड़ी है। x एक ही वेरिएबल कहलाएगा, x² हो, x³ हो या कुछ भी हो, वेरिएबल तो एक ही है। तो इसमें वेरिएबल कितना? एक। इसमें कितने वेरिएबल है गिनिए? x³ x², x, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है। अच्छा, दो वेरिएबल वाला कोई क्वेश्चन है? हाँ, देखेंगे दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन। देखो वेरिएबल की बात करेंगे, अगर हम वेरिएबल, अगर मैं p और q को वेरिएबल ले लूं तो ये दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। अगर मैं x को और p को वेरिएबल ले लूं तो ये दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, ये तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। वेरिएबल अलग चीज है। ओके, क्लियर हो रहा है? यानी कि इसको हम बोलेंगे एक और नाम बोल देते हैं वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू टर्म्स वन वेरिएबल। समझ गया? वेरिएबल अलग है, टर्म्स अलग है, जैसे बाइनोमियल भी बोलते हैं। अच्छा, इसे हम लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर। अब लीनियर क्यों बोलेंगे सर? लीनियर का रीजन बताइए आप। तो लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक, रैखिक है, इसे कहते हैं द्विघात, इसे कहते हैं त्रिघात। फिलहाल बात करते हैं रैखिक क्या होता है, या वन, एक घात भी कहते हैं इसे, एक घाती, है ना। क्या होता है? देखो, जो भी वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है, द पावर ऑफ वेरिएबल, वो क्या है? वन। और कोई वेरिएबल ही नहीं है इसमें, एक ही वेरिएबल है। दूसरे की बात करते हैं, यहां वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है। उस वेरिएबल की बात करें तो पावर में अब कंफ्यूजन हो गई भाई। कंफ्यूजन ये हो गई कि एक बार तो यहां पर वेरिएबल की पावर 2 दे रखी है, और दूसरी बार वेरिएबल तो x ही है लेकिन उसकी पावर 1 दे रखी है। अब कंफ्यूजन है कि सर जी क्या करें, 2 कंसीडर करें या 1 कंसीडर करें? तीसरे की बात कर लेते हैं, वेरिएबल तो एक ही है लेकिन यहां पर एक वेरिएबल की पावर तो 3 दे रखी है, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 दे रखी है, तीसरे वेरिएबल की पावर 1 दे रखी है। मतलब वेरिएबल एक जैसे ही है लेकिन तीनों अलग अलग जगह पर पावर। तो देखो, अगर एक वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर एक ही होगी, एक वेरिएबल नॉट एक ही होगी, हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो उसी की पावर को ले लिया जाएगा। अगर वेरिएबल एक ही साथ दो है, दो वेरिएबल अलग अलग जैसे, लेकिन दो है नहीं, एक ही वेरिएबल दिख रहा है बट दो जगह पर है, एक ही वेरिएबल x है, x है, वेरिएबल तो एक है लेकिन दो अलग अलग जगह पर पावर लेके बैठा है, तो सबसे बड़ी वाली पावर को लिया जाता है, और सबसे बड़ी वाली पावर क्या है? 2। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ x, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री। आपको बता देता हूं मैं यहां पर, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री बोलते हैं उसे, डिग्री। ये वो वाला डिग्री नहीं, इतना डिग्री ये नहीं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहां पर अगर मैं पूरे की बात करूं, ये पूरे की बात करूं, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर दे रखा है आपको 2,
वन वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 2, वन वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 3, तो वन वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर बोलेंगे, और हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे। थोड़ी थोड़ी बात कंफ्यूज भी कर रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लियर भी तो हो रही है ना। तो अब क्लियर की तरफ चलिए, कंफ्यूजन तो मैं दूर कर दूंगा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहां लीनियर की बात करें तो इसी में से एग्जांपल ले लेते हैं, 4x + 1 एक लीनियर का एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं y, तो y एक लीनियर का एग्जांपल है, क्योंकि y लिखा है सिर्फ अकेला। अगर मैं बात करूं 5x + का y + का 1, तो अब कंफ्यूजन है, अब क्या करें भाई, ये x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो मैं बता देता हूं, लीनियर के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, क्यूबिक के अंदर हमेशा वन वेरिएबल आएगा। क्या आएगा? इन सब के अंदर अगर आएगा तो क्या आएगा? वन वेरिएबल। यहां पर भी वन वेरिएबल और यहां पर भी वन वेरिएबल, यानी कि एक कंडीशन तो सर ने फिक्स करवा दी कि भैया वन वेरिएबल होगा तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में हम देखेंगे। अगर लीनियर ही नहीं है, वन वेरिएबल ही नहीं है, तो तब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के झंझट में ही नहीं पड़ते। मतलब क्या कह रहा हूं, जैसे कि देखो ये वाले क्वेश्चन को देखो, वन वेरिएबल अभी समझाया मैंने, वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल मतलब जिसका वेरिएबल है, मैंने ऊपर लिखा नहीं, यहां लिख देता हूं वन वेरिएबल, और यहां पर लिख देता हूं टू वेरिएबल, और यहां लिख देता हूं थ्री वेरिएबल। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं इसको पूरे को रब करके एकदम क्लियर चीजें समझाने वाला हूं, बस ध्यान से समझते जाइए। मैंने बोला है यहां पर वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल, ठीक है। मैंने बोला है यहां पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ओके, बात क्लियर। मैंने बोला है मोनोमियल, जिसे वन टर्म बोलते हैं, इसे दो नहीं बोल रहा मैं, एक ही बोल रहा हूं, मोनोमियल, और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बस इन तीनों को देखते जाइए। जो आपके सामने वन वेरिएबल है, यानी कि उसमें वेरिएबल की संख्या एक है, और वेरिएबल अब आप जान चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अगर वन वेरिएबल है तो ही लीनियर में जाएगा। देखो यहां पर पूरे के पूरे क्वेश्चन में देखो वेरिएबल कितने हैं, एक्स है, सिर्फ एक वेरिएबल। इस वाले की बात करते हैं, कोमा लगा के ना अगला क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहां पर वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है। यहां पर वेरिएबल कितने हैं, यहां पर सब दो वेरिएबल हैं, एक एक्स भी वेरिएबल है और एक वाई भी वेरिएबल है। सर जी ये ना पार्ट लीनियर का होगा, ना क्वाड्रेटिक का, ना क्यूबिक का, हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि तो दो वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो मैं क्वाड्रेटिक की एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूं, 3x² + का 4x + का 1। तो आप कहेंगे सर जी ये क्वाड्रेटिक भी है और वन वेरिएबल भी है। कैसे? देखो सिर्फ x की ही वैल्यू है, पूरे के पूरे क्वेश्चन में x ही लिखा हुआ है, तो ये तो वन वेरिएबल हुआ। अगर ये लिखा हुआ होता 3x² + का 4y + का 1, आप कहते सर जी इसे तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, सीधे सीधे x और y दो वेरिएबल है। क्लियर हो रही है बात? यानी वन वेरिएबल होगा तभी जाएगा क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक के पास। अच्छा, क्वाड्रेटिक और लीनियर में क्या डिफरेंसेस है, चलो इसे देख लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, द डिग्री ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। देखो डिग्री का मतलब क्या, एक्स की पावर कितनी है, एक, एक्स की पावर कितनी है, दो। तो यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, ये वाली डिग्री, यहां पर डिग्री है दो डिग्री है तो क्वाड्रेटिक। यहां पर डिग्री अगर तीन हो गई, जैसे कि आपके सामने है ax³ + का bx² + का cx + का d, आप कहेंगे सर ये तो a b c d सब कुछ आ गया इसमें, लेकिन मैंने क्या बोला, इसे मैं क्यूबिक बोल रहा हूं, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, क्यूबिक। और ये क्यूबिक है तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि x x x, तो वेरिएबल इसमें x है, तो abcd कौन है, abcd कांस्टेंट है। यहां पर मैंने कहा ना सेंस से पता चल जाएगा, अगर क्यूबिक है तो वो वन वेरिएबल ही होगा, और वन वेरिएबल होगा तो abcd कौन है, वो कांस्टेंट है। बात भी क्लियर हो रही है, समझ में भी आ रही है। और लेकिन ये क्यूबिक क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x, द डिग्री ऑफ x बोल सकते हैं, यानी कि x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, हाईएस्ट वाली जो है ना इस पूरे क्वेश्चन में वो क्या है, 3 पावर है, तो इसलिए इसे क्यूबिक बोला। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोला, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर बोला। वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म्स के बाद 4 5 6 7 एंड पॉलिनोमियल, है ना, मैनी टर्म्स। तो इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है एक नाम मोनोमियल, मोनो, बाइनोमियल। देखो ये तो इंग्लिश में लिखा है, ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश।
और ये कौन सी लैंग्वेज बनेगी? ये ग्रीक से मॉडिफाई होके इंग्लिश बनी है। ग्रीक प्लस इंग्लिश, ग्रीक से मॉडिफाई हुई और आज इसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल इंग्लिश। इंग्लिश इज वन, नॉट मोनो। हम नहीं बोलते कभी मोनो, हम नहीं बोलते बाय, हम नहीं बोलते ट्राई। मोनो, बाय, ट्राई ये काउंटिंग है भाई। ये कौन सी काउंटिंग है? ये ग्रीक लैंग्वेज की काउंटिंग है। 1 2 3 इंग्लिश की काउंटिंग है, 1 2 3 हिंदी की काउंटिंग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर भाषा में हर चीज है, हम इसे इंग्लिश समझ रहे हैं, दिस इज नॉट इंग्लिश। बट क्योंकि हमें पॉलिनोमियल ग्रीक में से समझना है, वह उसी रूट से हमारे पास आया है, ओरिजिन वही था, है ना। तो इस ये मान के चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज वो मानते हैं वो हम भी माने, लेकिन हाँ अभी फिलहाल ये है कि सारा का सारा रूट जो है एजुकेशन का वो ग्रीक से चल गया है, ऐसा मान लेते हैं। और उसी के हिसाब से मोनोपियल आप देखेंगे किताब में लिखा हुआ, बाइनोमियल देखेंगे लिखा हुआ, ट्राइनोमियल लिखा हुआ देखेंगे। लेकिन मोनो का मतलब होता है वन टर्म, नॉट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल नहीं होता है। देखो मोनो का मतलब होता है एक टर्म, बायनोमियल का मतलब, बाय का मतलब होता है दो टर्म्स, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है। ट्राई का मतलब होता है तीन टर्म्स, ये टर्म्स को डिफाइन कर रहा है, ये वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, ये लीनियर को डिफाइन कर रहा है। अब तीनों को लिख के दिखाता हूं और बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा आपको कहानी क्या है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, बट स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं देते एनसीईआरटी पे, तो मैं यहां समझा देता हूं। क्या क्या नाम हमने पढ़ा? हमने सबसे पहला नाम पढ़ा क्या? वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। दूसरा नाम पढ़ा हमने टू वेरिएबल, थोड़ी जगह बना लेते हैं, टू वेरिएबल। तीसरा नाम हमने पढ़ा है थ्री वेरिएबल। तीन नाम हमने सुने हैं, एक वन वेरिएबल, एक टू वेरिएबल, एक थ्री वेरिएबल। स्टूडेंट्स मैं आपको चीजें रटवा दूंगा, बस आपका कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट ब्रेक करते हैं अपना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यहां पर कंसंट्रेट करना है, सीखना है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट करें। एक बार में सीख जाएंगे, हमेशा याद रहने वाली चीज। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल पता लगा। अब मैं बात करता हूं मोनोमियल का, मोनोमियल, बाइनोमियल का, बाइनोमियल, और ट्राइनोमियल का, ट्राइनोमियल। अब मैं बात करता हूं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टर्म्स, ये नाम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली बात तो याद ही नहीं होते हैं, लेकिन अभी तो याद, यार 3 तक की गिनती तो सबको याद होनी चाहिए ना। देखो 1 2 3 बहुत आसान है, वेरिएबल ही तो जोड़ दिया उसके साथ। वेरिएबल क्या होता है ये बात मैंने अभी भी क्लियर की है, और धीरे धीरे हम थ्रू द चैप्टर्स क्लियर करेंगे। ये चीज स्टॉप थोड़ी हो रही है। आप अपनी नॉलेज जो आपने आज इनिशिएटिव लिया है, जो आज आप शुरुआत कर रहे हैं, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा कि सर आज पढ़ा हमें तो नाम ही याद नहीं रहा। सपोज आप 1-2 दिन बाद कहेंगे सर जो सर ने बताया था याद, अरे नहीं याद है, टेंशन ना लीजिए। जब आप उस टॉपिक को दोबारा देखेंगे, कहीं पर ये नाम लिखा हुआ है, आप कनेक्ट करेंगे उससे। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अभी याद करने की तरफ अप्रोच नहीं दिखानी है। यू डोंट अप्रोचेबल कि आपको याद नहीं हुआ, फायदे नहीं, आप तो पढ़ने में अच्छा कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चीजों को समझिए पहले डिटेल में। मोनोमियल, ये रहा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नया नाम है मोनो, ठीक है, नया नाम है तो याद कर लेंगे। ऐसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीन है टर्म्स। ओके, ये सारा है क्या? ये किसके अंडर में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी आप घबरा गए होंगे सर इतना सारा रह रहा है तो क्या इतने में अलग अलग और बातें बताइए? अरे नहीं यार, इसमें सिर्फ इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात हो रही है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड इसके बिहेवियर की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। और ये मैं आज की क्लास में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। यानी कि जीरो क्या होता है, सॉल्यूशन, यानी कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ में आ गया। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, और कह सकता हूं प्री बेसिक। बेसिक से भी पहले चीजें जो सीखी जाती है वो है बेसिक। तो हम यहां पर इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो यानी कि ये सारे टॉपिक अंडर दीज टर्मिनोलॉजीज, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी है। नाउ हम इसको फिनिश करने वाले हैं, हम इस लेक्चर के एंड तक पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से कंसंट्रेट करके इसको समझिए। बस यही मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये नाम समझा पाऊं, पॉलिनोमियल के इस पार्ट को समझा पाऊं। फिर धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे टॉपिक को, जो भी टॉपिक्स लिखे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा,
इंजॉय करेंगे आप, आपको लगेगा हाँ ठीक है, आगे की क्लास में जब जाएंगे तो पॉलिनोमियल आपको कनेक्ट भी करेगा। ओके, अभी फिलहाल करते हैं वेरिएबल की बात। तो मैंने कहा वन वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या होता है भाई? वन वेरिएबल मतलब जिसका वेरिएबल है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा 4x³ प्लस का 1, वेरिएबल गिनो इसमें कितना है, सिर्फ x ही वेरिएबल है, क्यूब को छोड़ दो दिमाग से, है ना। फिर मैंने कहा x प्लस का 5, x नहीं y लिख लेता हूं, अगला वेरिएबल एक वेरिएबल वाले का एग्जांपल है तो y प्लस 5। अब 5 तो वेरिएबल नहीं होता ना सर, तो इसका मतलब वेरिएबल क्या होगा इसमें y, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं tx प्लस का t³ या t की जगह u लिख लेते हैं, u tx प्लस वेरिएबल कितना है इसमें? आप कहेंगे सर जी टी है, एक्स है, अरे भाई ऊपर लिखा है वन वेरिएबल के एग्जांपल्स, तो आपको दिमाग नहीं लगा। अब आपको कहा गया है कि सर जी यहां पर u और t ये भी हो सकता है कि वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ u इज अ वेरिएबल, बोथ आर द कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है x इज अ वेरिएबल, बोथ आर द कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है t इज अ वेरिएबल, बोथ आर द कांस्टेंट। अभी क्या कंफ्यूजन हो गई? तो मैं कहता हूं जनरली, आप तो 9th में पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरली हायर क्लास में भी अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए तो मैं बता देता हूं मोर एंड मोर प्रोबेबली जो होता है वो x y z वेरिएबल कंसीडर किया जाता है, बाकी सारे कांस्टेंट। इंग्लिश अल्फाबेट का a b c d और t v वगैरह सब चीज क्या है? कांस्टेंट। ये जनरली है, लेकिन जब आप और हायर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, अब वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है वो बोलेगा कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। आप किसको वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे किया। अदरवाइज तो हम खुद ही वेरिएबल और कांस्टेंट लेट करते हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन आती नहीं है, क्योंकि ये काम हमें करना होता है, वो हमें देता नहीं है। अभी फिलहाल देखो, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन है? फिलहाल मैं x को कंसीडर कर रहा हूं, तो x इज द वेरिएबल। सो दीज आर द मेनी एग्जांपल्स ऑफ वन वेरिएबल। एक और लिख लेते हैं, उसे लिख लेते हैं z इज द वन वेरिएबल। देखो अकेला z लिखा हुआ है, वन वेरिएबल है। अगर z के साथ मैं 4 लिख दूंगा तब भी वन वेरिएबल है, z के साथ मैं t लिख दूंगा तब भी वन वेरिएबल है, क्योंकि z को वेरिएबल ले रहा हूं, बाकी सारे कांस्टेंट चल रहे हैं। ओके, एक और लिख लेते हैं, वन वेरिएबल में +1 भी लिख लेते हैं, है ना, +1 या +2। ये वन वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे। अब डिफरेंस देखना, बहुत अच्छे से देखना, बात खत्म करने वाले हैं हम, है ना। ओके, अब बात करते हैं मोनोमियल, नो टू वेरिएबल्स, इसके बाद तो नीचे आएंगे। वन वेरिएबल तो हो गया, अब टू वेरिएबल की बात करते हैं। टू वेरिएबल में क्या क्या होगा? दो वेरिएबल्स होंगे उसमें, जैसे कि x प्लस का y, बोथ आर द टू वेरिएबल्स, है ना। जैसे कि 4x प्लस का 3y, या 4x प्लस 3y, या फिर a प्लस का 5b, है ना, प्लस का 1। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? दो, है ना। या फिर और एक ले लेते हैं, और उसमें लेते हैं हम x³ प्लस का y प्लस का 1, या 2 लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर, है ना। ये भी दो वेरिएबल, देखो x और y वेरिएबल, x और y वेरिएबल, x और y वेरिएबल, a और b वेरिएबल। भाई टू वेरिएबल के अंडर में आ रहा है तो a और b तो वेरिएबल है यहाँ पर। वैसे जनरली a और b वेरिएबल नहीं दिखेगा, अभी तो इस क्लास में हो x और y, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 5x² प्लस का 4xy प्लस का 1, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद आते हैं थ्री वेरिएबल की बात, थ्री वेरिएबल्स, है ना, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल यहां पर वेरिएबल क्या है? दो है, देखो ना, एक x है, एक y है, एक x y, a b x y, x और y, देखो यहां पर दिख रहा है ना, y भी है। पूरे में देखो, पूरे में x भी निकल के आ गया वेरिएबल और y। अब थ्री वेरिएबल की बात करें, जैसे कि 4x प्लस का 5y प्लस का 6z, x y और z भी आ गया, ठीक है। जैसे कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 1 लिख लेते हैं, प्लस 2। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल देखो ना, 1 2 3, तीन वेरिएबल, ठीक है, बात समझ में आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मोनोमियल की। वेरिएबल तो समझ में आ गया सर, वेरिएबल तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि वेरिएबल मतलब कि सीधा सीधा देखना है, सीधा सीधा नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल का नाम पता लग रहा है, सर जो वेरिएबल है ना और कांस्टेंट है, कि दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है।
और जो वेरिएबल होता है ना सर, वो टर्म्स होती है जो बार बार बदलती रहती है। अब बदलती रहती है, नहीं बदलती रहती है, फिक्स रहती है, ये बातें सर आगे पढ़ेंगे हम, इसलिए अभी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन ये पता है कि वेरिएबल को हमारी क्लास में जनरली एक्स और वाई से कंसीडर किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा का। ओके, उसके बाद बाकी कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट भी होता है, इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जैसे कि 2 3 4 5 6 7। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होता है इस टाइप का, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के ही लेटर ले लिए जाते हैं, जैसे एबीसी, जनरली तो एबीसी दिया जाता है, ठीक है। अब बात मोनोमियल की करते हैं। मोनोमियल, इसका एक और नाम बताया था मैंने, वन टर्म, वन वेरिएबल, वन टर्म, वन टर्म। देखो दोनों में कितना फर्क है। वन वेरिएबल जिसका वेरिएबल ही एक है, यानी एक्स वाई वाला एक, टर्म जिसका कि स्टेप ही एक है। तो वन टर्म की जब बात करता हूं तो जैसे कि लिखा है थ्री इज अ वन टर्म, वन टर्म। जैसे कि लिखा है 5x, 5x इज अ वन टर्म, जैसे कि लिखा हुआ है z की पावर 3, दिस इज अ वन टर्म। टर्म तो एक ही है ना, टर्म। ओके, ये z इंटू z भी बोल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 6y स्क्वायर, दिस इज वन टर्म। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। टर्म एक ही होनी चाहिए, ये इसके साथ कोई और दूसरी टर्म प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। वन टर्म में और वन वेरिएबल में अंतर है। ये आपके सामने सारे के सारे जो है, इसमें टर्म्स देखो, एक दो टर्म्स है, यानी कि ये हिस्सा किसका आएगा, बाइनोमियल का है, यानी कि बाइनोमियल है। एक दो टर्म्स है तो बाइनोमियल है। वन वेरिएबल तो है बट बाइनोमियल है। एक दो तीन, ये यू लिखा हुआ है, चार मत समझ लेना यू, तो ये लिखा है एक दो तीन, तो कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, और वेरिएबल कितना है सर, इसमें सिर्फ एक्स को मैं वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूं, तो वन वेरिएबल है, टी और यू वेरिएबल नहीं है, ये बात मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। टर्म्स तीन है, यानी कि ये ट्राइनोमियल है और वन वेरिएबल है, ठीक है। तो वन टर्म समझ में आया तो टू टर्म्स भी समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बाइनोमियल, ए प्लस बी बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, एक दो, ओके। या फिर जेड प्लस एक बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल बहुत कुछ है, ठीक है, बात समझ में आती है। अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। तीन टर्म्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ट्राइनोमियल, ए क्यूब प्लस का बी प्लस का सी ट्राइनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का जेड स्क्वायर, ये जेड क्यूब ट्राइनोमियल। माइनस और प्लस, देखिए टर्म्स गिनो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म गिन ली तो ट्राइनोमियल हो गया। तीन वेरिएबल अलग है, तीन टर्म्स अलग है। चलो तीन वेरिएबल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लीजिए एक्स वाई जेड प्लस वन। अब क्या है, इस पूरे टर्म्स के अंदर वेरिएबल कितने हैं सर, तीन ही तो है, ये तो बता रहे हो आप, एक्स भी है वाई भी है जेड पूरे में। लेकिन सर इसमें टर्म्स कितनी है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों को काउंट करो ना, एक और एक दो, तो कौन से टर्म्स में आ गया, बाइनोमियल है। तो तीन वेरिएबल बट बाइनोमियल वाला तीन टर्म। ये ट्राइनोमियल भी है, एक दो तीन, ट्राइनोमियल भी है, एक दो तीन, और कितनी टर्म्स है, तीन वेरिएबल भी है। इसमें देखो एक दो तीन चार, अब नाम नहीं दे रखा, लेकिन ये फोर टर्म्स बोलेंगे इसे हम, तो ये फोर टर्म्स वाला हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसके अंदर वेरिएबल कितने, एक दो तीन, ठीक है, तीन वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये दिमाग नहीं लगाना है आपको कि सर जी वन वेरिएबल ही जो है मोनोमियल होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वन का कोई लेना देना नहीं किसी से, ये कंडीशन अलग है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आप खुद से दिमाग लगाइए, मैंने रख दिया है, ये एग्जांपल्स कॉपी करोगे तो दिमाग लगेगा भी। आगे बढ़ते हैं। लीनियर बात करता है डिग्री पर, लेकिन लीनियर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये होने चाहिए वन वेरिएबल। ये कंपलसरी है कि ये वन वेरिएबल होंगे, वन वेरिएबल। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैं आपके स्टैंडर्ड की, आपकी क्लास की बात कर रहा हूं, उस क्लास के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लीनियर वन वेरिएबल, कई स्टूडेंट कहेंगे सर जी x प्लस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड द टू वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। आई नो वेरी वेल लीनियर इक्वेशन यार, मैं भी जानता हूं इस बात को, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा हूं इसकी। क्यों नहीं कर रहा हूं, चलो समझा ही देता हूं, की बात भी कर लेते हैं। एक्चुअल में ये टर्म्स होती है y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 1। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसको पढ़ चुके हैं, देन y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, दिस इज द एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस।
अब ये y जो है कंसीडर फॉर द पॉलिनोमियल, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे और 10वीं में भी और अच्छे से पढ़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल कॉल्ड डिनोटेड बाय दिस p bracket of x minus x minus 1. So that's why the main equation is this minus x minus 1, और ये है the polynomial in the form of x. हम इस पर डिस्कशन करेंगे इस क्लास में, फर्दर ये चीज समझी जाएगी। तो आप ये बात मत समझिए ये कौन से वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दिस इज नॉट, ये वन वेरिएबल का कंसीडरेशन में आएगा, ये देखिए यहाँ। ओके, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिचुएशन हो px, तो यहां पर आपके सामने लिखा होगा x y प्लस का 1, सपोज कर लेते हैं। अब ये मैं उन स्टूडेंट्स को करा रहा हूं जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, तो मैं कहूं यहां लिखा है पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वन वेरिएबल। तो ये y कौन है, y इज कॉल्ड द कांस्टेंट। कौन है, कांस्टेंट है, y दिख रहा है बट कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या क्या रखा है, यहां पर क्या रखा है, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल होगा तभी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बाकी इस पर भी डिस्कशन आगे भी करेंगे, ठीक है। तो वन वेरिएबल होगा तभी हमारा लीनियर होगा, तभी हमारा क्वाड्रेटिक होगा, वन वेरिएबल। ओके, और यहां पर भी वन वेरिएबल लिख देता हूं। ये बात मेरे को क्लियर हुई कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वन वेरिएबल से ही उत्पन्न हुए हैं, 2 और 3 वेरिएबल का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, यानी उसमें वेरिएबल 2 या 3 नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 3 वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनता है रिलेटेड टू दिस, तो वो वेरिएबल जो हो जाएगा ये वाला, वो वेरिएबल हमारे कर्व को जन्म देगा। किसको जन्म देगा, कर्व को। आप कर्व की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां पर कर्व आएगा, यहां पर वेरिएबल बनेंगे, लेकिन किस टाइप के, सेम काइंड ऑफ फैमिली, यानी कि x और x बनेगा तो वो पैराबोला बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि x और y बन जाएगा तो वो कर्व अलग बन जाएगा, है ना, तो वो वहां पर क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन मेन थीम, द मेन कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें जो मैंने अभी बताया इसमें उलझिएगा नहीं, जो मैं बताता जा रहा हूं उस पर जाइए, दिमाग पहले उतना लगाइए जितना बताया गया, फिर अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर सकते हैं। यू हैव लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री। जैसे कि जनरल लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस का b, इसमें x वेरिएबल है क्योंकि वन वेरिएबल ही चल रहा है, a और b कांस्टेंट है और x की पावर है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, x की पावर 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है। यहां पर होता है ax क्यूब प्लस का bx प्लस का c, x स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, हाईएस्ट पावर ऑफ x 3। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, डिग्री ऑफ x इस केस में 3 है, सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। डिग्री ऑफ x कितना दे रखा है, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है कितना दे रखा है, 2, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे और इसे बोलेंगे हम रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक है, हिंदी में भी समझ में आ गया। आप और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया कि y की पावर 2 लीनियर, और वेरिएबल कितने स्टेप्स है, ये कौन सा है, मोनोमियल है, ये y की पावर 2 मोनोमियल है ना, और ये ax प्लस b क्या है, बाइनोमियल, देखो बाइनोमियल दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं यहां पर 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, तो आप कहेंगे सर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, जुड़ेगा तो नहीं लेकिन बन गया एक कांस्टेंट। तो याद रखना कि ये एक और ये एक, तो टोटल क्या बन गया, बाइनोमियल, सॉरी स्क्वायर को कर दिया मैंने, लीनियर है, लीनियर में स्क्वायर है, नीचे वाले पे स्क्वायर है, गलती हो गई यहाँ पर y स्क्वायर नहीं सोचना है, y सोचना है, y है ना। तो मैंने कहा y जो है ये y एक टर्म दे रखी है यानी कि मोनोमियल है, y की पावर 1 दे रखी है तो यानी लीनियर है, यहाँ पर 2 टर्म्स दे रखी है तो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक टर्म्स 2 टर्म्स, और x की पावर 1 है तो लीनियर है, x की पावर 1 तो लीनियर, y की पावर 1 तो लीनियर, यहाँ x की पावर 1 है तो लीनियर, और टर्म्स कितनी है, एक टर्म्स ये कंसीडर की जाएगी और एक टर्म ये कंसीडर की जाएगी, कांस्टेंट कितने भी लिखे हो साथ में वो सब एक ही टर्म्स में फिर कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी बात कर लेंगे, यहां पर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ax स्क्वायर, देखो मेरे सामने है, अगर मैं लिखता हूं 4x स्क्वायर प्लस का 3,
तो ऑफ कोर्स x का स्क्वायर है यानी कि क्वाड्रेटिक है, और एक और एक दो टर्म्स दे रखी है, तो दो टर्म्स दे रखी है तो किसमें कहलाएगी? बायनोमियल में। ये तीन टर्म्स दे रखी है तो किसमें कहलाएगी? ट्राइनोमियल में। तो आपको समझ में आ रही है ना? अच्छा, वेरिएबल की बात करें तो वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल। ये तो यहां से यहां वाले केस में यहां जाएंगे तो सारा बन ही आएगा। यहां की बात करें तो कोई भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, देखो ये ट्राइनो का भी पार्ट है, बाइनोमियल का भी पार्ट है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें वाई स्क्वायर की, सिर्फ वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या है? ये मोनोमियल का भी पार्ट है, यानी क्वाड्रेटिक जो है मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी और ट्राइनोमियल भी। लेकिन जब लीनियर की बात कर लेते हैं तो लीनियर के अंदर क्या होता है? ये मोनोमियल हो सकता है, यस, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल भी कह सकते हो आप इसे, लेकिन इसे बाइनोमियल कंसीडर किया जाएगा। आगे इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें भी वही सेम काम है। अगर मैं कहता हूं y की पावर 3 प्लस का 4y प्लस का 1, तो क्या है? कितने टर्म्स रखे हैं? 1 2 3, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना दे रखा है? 3। तो इसका मतलब ये क्यूबिक है और 3 टर्म्स वाली ट्राइनोमियल है। तो बात क्लियर हो रही है ना? आपको क्लियर हो रहा है कि 1 2 3 वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये 1 2 और 3 वेरिएबल्स। आपको पता लगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। आपको पता लगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स है, नाम है। अब नाम आप करेक्ट कर चुके हैं, आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। आप एक बार एक काम और करिएगा, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी 9th क्लास की पढ़नी हर उस स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि अगर वो बेसिक समझ में आना, उसे जानना है, तो उसको वो एनसीईआरटी से ही समझ पाएगा बहुत अच्छे से, और क्लियरली कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स दिया जाता है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। तो मैंने जो समझाया है ये एक ब्रीफ सिनेरियो है, एक ब्रीफ समरी बताई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेप्थ है, बहुत कुछ है। सॉल्यूशन पे बात करूंगा तो बहुत एक लेक्चर तैयार हो जाएगा कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है, कि एक्चुअल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आज मैं सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहा था, और पॉलिनोमियल मैंने यहां तक बता दिया। हालांकि अलजेब्रा क्या है इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सर जी क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप, ये क्या मैथ्स में यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है। भाई क्या और क्यों का जवाब है, बस बताने के लिए ना मेरे पास समय है, ना सुनने के लिए आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। अगर आपको जवाब तलाशना है, आज तो अब सब चीज ऑनलाइन हो गई है, आप सर्च मारिए, इतने सारे वीडियो सर्च मारते हैं, एक चीज और सर्च मारिए कि अलजेब्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, अलजेब्रा कौन था, अलजेब्रा क्या था, एक बुक थी, कहां से बनी थी, किसने बनाई थी, ये सारे के बारे में जानकारी लिखी हुई है। और अलजेब्रा कहां से आया, द रूट ऑफ द अलजेब्रा। आप समझेंगे, इंटरेस्टिंग है, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। लेकिन आप कहें उसे ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स सिखा दिया जाए, आपको मैथ्स में एक्स और वाई जेड की वैल्यूज का बताया जाए कि क्यों आ रही है, क्या कर रहे हैं मैथ्स में, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है धीरे धीरे आपको पता लगेगा। मॉडर्न मैथमेटिक्स, मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा सर वेरिएबल नहीं होता। तो आज जो हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, ये 3G 4G और 5G तक जा रहे हैं, तो ये नहीं जा पाते। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करता हूं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जितना मैं चाहता था वो इंट्रोड्यूस कर पाया और आपको समझ में आया। अगर आपने कनेक्ट किया है और समझा है, और अगर आप 9th क्लास के ही स्टूडेंट्स हैं तो एनसीईआरटी के पास है। अगर आप 9th के स्टूडेंट्स नहीं हैं और आप जनरली जानना चाहते थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका बेसिक, तो भी आप एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन तो जरूर पढ़ें, चाहे आप एक्सरसाइज ना करें, इंट्रोड्यूस तो जरूर करें उसे, ठीक है ना। आपको अवेलेबल हो जाएगी एनसीईआरटी आसानी से, उसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो आपको इस चैप्टर की 9th क्लास की एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको वैसे भी जनरली अवेलेबल है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आशा करते हैं आपने आज समझा होगा और एंजॉय किया।